हेलो दोस्तों, स्वागत है बॉक्सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में रेलवे से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो रेलवे के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ लेने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अवश्य करें। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं प्रथम सवाल से। डैश का उपयोग करते हुए अपूर्णांक के मान की गणना की जा सकती है। तो अपूर्णांक के मान की गणना स्नेल के नियम के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से परावर्तन द्वारा आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को डैश रखा जाना चाहिए। तो वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए दोस्तों? तो वस्तु को 0 से 20 सेंटीमीटर के बीच रखा जाना चाहिए। ऑप्शन बी। दोस्तों, आज हम फिजिक्स का सबसे लास्ट अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। इसके बाद से फिजिक्स समाप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न, जब एक दूसरे के समानांतर आसमानी और नारंगी प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो क्या होता है? तो क्या होता है दोस्तों? आसमानी रंग की विकिरण अधिक झुकेगी। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जो गोलीय दर्पण के P और F के बीच की दूरी की दोगुनी दूरी पर स्थित होता है, वह डैश कहलाता है। तो वह वक्रता केंद्र कहलाता है। अगला प्रश्न, कोई प्रकाश किरण वायु में रखे कांच के प्रिज्म के अपवर्तन पृष्ठ AB पर आपतित होती है और अन्य अपवर्तक पृष्ठ AC से बाहर निकलती है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पृष्ठ AB पर अपवर्तन कोण आपतन कोण से कम होता है और पृष्ठ AC पर अपवर्तन कोण आपतन कोण से कम होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन कौन है दोस्तों? इसमें सही कथन केवल एक है। अगला प्रश्न, डैश के बीच की दूरी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। तो किसके बीच की दूरी कहलाती है? ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। अगला प्रश्न, यदि जल और कांच में प्रकाश की चाल क्रमशः 2.25 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड और 1.86 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक डैश होगा। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.21 होगा। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, त्रिकोणीय प्रिज्म के माध्यम से प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान श्वेत प्रकाश डैश रंगों की पट्टियों में विभाजित हो जाती है। तो यह 7 रंग पट्टियों में विभाजित हो जाती है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन से बिंदु हमेशा गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित होता है? तो मुख्य अक्ष पर कहाँ स्थित होता है? वक्रता केंद्र और ध्रुव पर। ऑप्शन ए। ढाई मीटर की फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 10 मीटर ऊंचा एक पेड़ है, तो पेड़ का प्रतिबिंब डैश पर बनेगा। तो पेड़ का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 2 मीटर की दूरी पर बनेगा। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, किसी वस्तु को एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसके मुख्य अक्ष पर रखा गया है, तो इसका प्रतिबिंब डैश पर बनेगा। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा?
0 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर के बीच स्थित किसी भी बिंदु पर बनेगा। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, जब प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के ध्रुव पर त्वरित रूप से आपतित होती है तो परावर्तित किरण डैश होगी। तो इसकी परावर्तित किरण कोण I इक्वल टू कोण R बनाते हुए वापस होगी। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है। तो यह आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण सभी एक ही तल में होता है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, सूर्योदय के समय सूर्य का लाल रंग दिखना किसके कारण होता है। तो लाल रंग दिखना सूर्य के प्रकाश के परिकरण के कारण होता है। अगला प्रश्न, दो पारदर्शी माध्यमों ए और बी के अपवर्तांक क्रमशः 3/2 और 4/3 है। माध्यम बी के सापेक्ष माध्यम ए का अपवर्तांक डैश के बराबर होगा। तो यह 8/9 के बराबर होगा। अगला प्रश्न, किसी बिंदु स्रोत से आने वाला प्रकाश एक अवतल दर्पण द्वारा समानांतर प्राप्त होता है तो प्रकाश स्रोत कहाँ स्थित है। तो प्रकाश स्रोत फोकस पर स्थित है। अगला प्रश्न, वक्रता केंद्र डैश पॉलिश करने से अवतल दर्पण में गोलीय केंद्र की ओर डैश है। तो यह कैसा है दोस्तों, वक्रता केंद्र के विपरीत और गोलीय दर्पण केंद्र की ओर अवनमन होता है। ऑप्शन बी। इसका आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न, लेंस में 48 सेंटीमीटर की दूरी पर समान आकार का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। लेंस का फोकस और उसकी फोकस दूरी बताइए। तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी दोस्तों, 24 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु क्या कहलाता है जहां से प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के वापस परावर्तित होती है। तो वह क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। अगला प्रश्न, 5 सेंटीमीटर लंबा एक पिन 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 50 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है। इसका प्रतिबिंब डैश पर बनेगा। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा दोस्तों, इसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने 2 मीटर की दूरी पर बनेगा। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, एक प्रकाश किरण की त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होती है। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहा जाता है। तो इसके बीच के कोण को विचलन कोण कहते हैं। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, जब अंतरिक्ष से पृथ्वी का कोई फोटोग्राफ लिया जाता है तो उसकी पृष्ठभूमि काली क्यों दिखाई देती है। तो काली क्यों दिखाई देती है दोस्तों बताइएगा, प्रकाश का परिकरण नहीं होने के कारण। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, जब प्रकाश किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो डैश होता है। तो यह क्या होता है, वह अविलंब से दूर झुक जाती है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अवतल दर्पण के डैश के समानांतर प्रकाश पुंज परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा। तो यह मुख्य अक्ष के समानांतर से होकर गुजरेगा। अगला प्रश्न, यदि एक गोलीय दर्पण का आकार इस प्रकार बढ़ता है कि उसकी वक्रता त्रिज्या दोगुनी हो जाती है तो उसकी फोकस दूरी डैश होगी। तो उसकी फोकस दूरी बढ़कर दोगुनी हो जाएगी। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, यदि किसी प्रतिबिंब का आवर्धन -0.65 है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक, उल्टा और छोटा होगा। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, श्वेत प्रकाश का किरण पुंज किसी कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है और एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। निम्न में से कौन सा रंग घटक सबसे कम झुकेगा। तो सबसे कम कौन झुकेगा, यह नारंगी झुकेगा। अगला प्रश्न,
यदि किसी वस्तु को 30 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब डायस पर बनेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा दोस्तों? प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर पर बनेगा। अगला प्रश्न, दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न, दो पारदर्शी माध्यमों को पृथक करने वाले एक इंटरफेस पर आपतित एक प्रकाश किरण का मार्ग चित्र में दर्शाया गया है। माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी के अपवर्तांक को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो यह किसके द्वारा दर्शाते हैं? यह n से बड़ा 1 ऑप्शन बी के द्वारा दर्शाते हैं। अगला प्रश्न, यदि किसी वस्तु को 18 सेंटीमीटर दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 36 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने 36 सेंटीमीटर पर बनेगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, डायस एक उपयुक्त दर्पण होता है जिसे एक बिंदु पर सूर्य के प्रकाश केंद्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो यह कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, किसी वस्तु को एक दूर डायोप्टर क्षमता वाले लेंस के मुख्य अक्ष पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है तो निर्मित प्रतिबिंब डैश होगा। तो इस पर निर्मित प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, यदि एम, भी और यू क्रमशः आवर्धन प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी को निरूपित करते हैं तो लेंस के लिए एम, भी और यू के मध्य सही संबंध क्या होगा? इसका सही संबंध होगा m = v/u, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, 12 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु को अवतल लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। इस वस्तु का 8 सेंटीमीटर लंबा आभासी प्रतिबिंब लेंस से डैश दूरी पर प्राप्त होगा। तो यह -10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होगा। अगला प्रश्न, वाहन के पांचों दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की प्रकृति किस प्रकार होगी? तो इस पर निर्मित प्रतिबिंब आभासी और सीधी होगी। अगला प्रश्न, डायस के बीच की दूरी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। तो किसके बीच की दूरी? फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, एक उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए पर्दे पर किसी दूरस्थ वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब निर्मित करता है। लेंस की क्षमता लगभग डैश के बराबर है। तो लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर के बराबर है। अगला प्रश्न, प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश के गुजरने पर इसका वर्ण विक्षेपण होता है। विचलन कोण डैश होगा। तो इसका विचलन कोण तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, प्रकाश किरणों का समानांतर पुंज 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण पर आपतित होने पर परावर्तित किरणें डैश होगी। तो इस पर परावर्तित किरणें क्या होगी दोस्तों? दर्पण के पीछे 1 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से अपसारित होती हुई प्रतीक होगी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, बैगनी, हरे, नारंगी और पीले रंगों में से किस रंग का अपवर्तांक सबसे कम होगा? तो सबसे कम अपवर्तांक नारंगी का होगा। अगला प्रश्न, एक आपतित किरण अवतल दर्पण के फोकस से होकर गुजरती है तो परावर्तित किरण डैश होगी। तो परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर होती है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, द्रव एक का अपवर्तांक 1.47 है तो इसका
क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है द्रव ए में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल से 1.47 गुनी कम हो जाती है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, यदि आपतित किरण डायस को परावर्तित किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी तो क्या होगा दोस्तों? यह अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर होगा। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे जाने से प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, जब क्रमशः 45 एंगस्ट्रॉन 54 एंगस्ट्रॉन और 6000 एंगस्ट्रॉन तरंगदैर्घ्य वाली प्रकाश किरण एक प्रिज्म से होकर गुजरती है तो विचलन कोण डैश होगा? तो इसका विचलन कोण 45 एंगस्ट्रॉन के प्रकाश से अधिक होगा। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, गोलीय लेंस बनाने के लिए इनमें से किस पदार्थ का उपयोग नहीं किया जा सकता है? तो इसमें लकड़ी का उपयोग नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न, उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश पुंज डैश होगा? तो इसका प्रकाश पुंज फोकस पर अभिसरित होता हुआ प्रतीक होगा। ऑप्शन सी। 0.5 मीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी इनमें से कितनी होगी? तो इनमें से वो 1 मीटर की होगी। अगला प्रश्न, एक वस्तु को किसी अवतल लेंस के सामने d दूरी पर रखा जाता है तो वस्तु का सीधा प्रतिबिंब d/3 दूरी पर बनता है। यदि लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो d का मान ज्ञात करें। तो d का मान 30 सेंटीमीटर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विलयन में प्रकाश का परिकरण हो सकता है? तो प्रकाश का परिकरण किस विलयन में होता है? यह कोलाइडी विलयन में होता है। अगला प्रश्न, जब कोई परावर्तित किरण ध्रुव से और डैश से होकर गुजरती है तो वह उसी पथ का अनुसरण करेगी लेकिन विपरीत दिशा में। इसका क्या होगा आंसर दोस्तों? यह फोकस के समतल के लंबवत होगी। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, अधिकांश साधारण गैसें दृश्य प्रकाश के साथ वर्ण विक्षेपण प्रदर्शित नहीं करती है। इसका कारण यह है कि दृश्य प्रकाश की विभिन्न तरंगदैर्घ्य की तरंगों के संचरण वेग डैश होते हैं। तो क्या होते हैं दोस्तों? यह c के लगभग बराबर होते हैं। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, आपतित किरण डैश होने पर किसी तारे का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर प्राप्त होता है। ये क्या होता है? मुख्य अक्ष के समानांतर। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, छोटे कण डैश और डैश रंगों के प्रकाश का परिकरण सबसे अधिक करते हैं जबकि बड़े कण डैश और डैश रंगों के प्रकाश का परिकरण सबसे अधिक करते हैं। तो इसका आंसर होगा बैंगनी, आसमानी, लाल और नारंगी। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, एफ फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के ध्रुव से 2.5 फोकस की दूरी पर एक सुई रखी गई है तो सुई का रैखिक आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो सुई का रैखिक आवर्धन 2/7 होगा। अगला प्रश्न, जब प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो प्रकाश का क्या होता है दोस्तों? 2 बार अपवर्तन होता है। अगला प्रश्न, यदि गोलीय दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन -1.38 है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक, उल्टा और बड़ा होगा। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, 6 सेंटीमीटर व्यास वाली एक वस्तु को 5 डायोप्टर की क्षमता वाले लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है तो वस्तु के प्रतिबिंब का व्यास कितना होगा? तो वस्तु के प्रतिबिंब का व्यास 12 सेंटीमीटर होगा। अगला प्रश्न, जब हम पानी से भरे स्विमिंग पूल के फर्श को देखते हैं तो ऐसा प्रतीक होता है कि वह इसकी डैश है तो वह इसकी वास्तविक गहराई से कम गहरा है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। किसी वस्तु को एक 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है तो दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन डैश होगा। तो इसमें उत्पन्न आवर्धन +3 होगा।
अगला प्रश्न, यदि एक वस्तु को 0.1 मीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण से 0.2 मीटर दूरी पर रखा गया है तो वस्तु का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? तो वस्तु का प्रतिबिंब 0.2 मीटर पर बनेगा। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, कोई प्रकाश किरण किसी कांच के प्रिज्म के एक अपवर्तक पृष्ठ AB पर आपतित होती है और अन्य अपवर्तक पृष्ठ AC से बाहर निकलती है। निम्न कथनों पर विचार करें। तो दिए गए कथन में से कौन से कथन सत्य हैं? इसमें दिए गए कथन में से 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। अर्थात पृष्ठ AB पर अपवर्तन कोण श्वेत प्रकाश के विभिन्न रंगों के लिए भिन्न भिन्न होता है, यह भी सत्य है। पृष्ठ AC पर अपवर्तन कोण विभिन्न रंगों के लिए भिन्न होता है, यह भी सत्य है। 1 और 2 दोनों सत्य हैं। अगला प्रश्न, अवतल दर्पण के सामने डैश दूरी पर रखी वस्तु अनंत एक वास्तविक और एक उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, तो यह कैसा होगा? फोकस F पर। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, जब सूर्य का प्रकाश किसी घने जंगल के बितान से होकर गुजरता है तो कुहासे में जल की छोटी छोटी बूंदें प्रकाश को डैश करती है और यह टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। तो छोटी छोटी बूंदें प्रकाश को क्या करती है दोस्तों? परिकिरणित करती है। अगला प्रश्न, एक बच्चा किसी क्रिसमस ट्री बॉल की परावर्तक सतह को देख रहा है जिसका व्यास 10 सेंटीमीटर है। उसे दर्पण से उसके चेहरे के वास्तविक आकार के आधे आकार का प्रतिबिंब दिखाई देता है। बच्चे का चेहरा गोलीय दर्पण से कितनी दूरी पर होगा? तो बच्चे का चेहरा गोलीय दर्पण से -2.5 सेंटीमीटर पर होगा। अगला प्रश्न, एक माध्यम का वर्ण विक्षेपण d और तरंगदैर्घ्य लैम्डा है, तो तरंगदैर्घ्य 3 लैम्डा के लिए उस माध्यम का वर्ण विक्षेपण ज्ञात कीजिए। तो इसका वर्ण विक्षेपण कितना होगा? d/27 होगा। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा भाग आंखों के एक विशिष्ट रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है? तो आंखों का विशिष्ट रंग प्रदान करने के लिए कौन उत्तरदायी है दोस्तों, बताइएगा? तो यह आइरिस है। ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न, एक विद्यार्थी ने एक बॉल गोलीय लेंस और एक गोलीय दर्पण दोनों आवर्धन मापे। उसने पाया कि दोनों की +3 है, तो वह निष्कर्ष निकलेगा क्या? तो इसका निष्कर्ष निकलता है लेंस उत्तल है लेकिन दर्पण अवतल है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, गोलीय दर्पण के लिए V, U और F के बीच का सही संबंध क्या है? तो इसका सही संबंध है 1/f = 1/f = 1/u + 1/v। ऑप्शन सी। एक 4 सेंटीमीटर ऊंची सुई को 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के सामने 45 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है, तो सुई के प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी? तो सुई के प्रतिबिंब की ऊंचाई 1.6 सेंटीमीटर की होगी। अगला प्रश्न, जब रात के समय धूल भरी सड़क पर कोई कार गुजर रही है तो हेडलाइट से प्रकाश पुंज का पथ डैश प्रभाव के कारण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो यह परिकरण के कारण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अगला प्रश्न, 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले गोलीय दर्पण द्वारा वस्तु का उल्टा और आवर्धिक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को डैश रखा जाना चाहिए। तो वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए दोस्तों? तो वस्तु को अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर के बीच रखा जाना चाहिए। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, यदि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी दुगुनी हो जाती है तो दर्पण वक्रता त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसकी वक्रता त्रिज्या बढ़कर दुगुनी हो जाएगी। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, एक प्रकाश किरण माध्यम A से माध्यम B में प्रवेश करती है और परिणाम स्वरूप यह माध्यम B में अविलंब से दूर की ओर झुक जाती है, तो माध्यम A के सापेक्ष माध्यम B का अपवर्तन डैश होगा। तो इसका अपवर्तन कितना होगा दोस्तों? 1 से कम होगा। एक प्रतिबिंब का आवर्धन
+1.5 है तथा गोलीय दर्पण से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब डैश पर बनेगा। तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 45 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ऑप्शन ए। एक सेविन दर्पण को इस प्रकार निर्मित किया गया है कि दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक व्यक्ति अपना 1.33 गुना आवर्धित प्रतिबिंब दिखता है। तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें। इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी दोस्तों? 34.25 सेंटीमीटर की होगी। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? इसका कारण है हवा की विभिन्न परतों के घनत्व में परिवर्तन की वजह से अपर्तांक में निरंतर परिवर्तन होने के कारण। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, -60 के आवर्धन वाला प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए एक वस्तु की प्रोजेक्टर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। प्रोजेक्ट प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए स्क्रीन को कितनी दूरी पर रखा जाना चाहिए? तो स्क्रीन को 6 मीटर की दूरी पर रखा जाना चाहिए। अगला प्रश्न, जब प्रकाश अविलंब के अनुदिश आपतित होता है और हवा से होते हुए जल में प्रवेश करता है तो प्रकाश की दिशा डैश होती है। तो प्रकाश की दिशा कैसी होती है? प्रकाश की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, मान लीजिए कि ये दंत चिकित्सक एक गोलीय दर्पण का उपयोग करता है जिसके द्वारा 5 गुना आवर्धिक सीधा प्रतिबिंब बन सकता है। वक्रता त्रिज्या को वस्तु की दूरी डी के पदों में डैश तो दर्शाया गया है। तो ये किस पदों में दर्शाया गया है? -5/2 डीओ के द्वारा दर्शाया गया है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, एक त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म में डैश होती है। तो क्या होती है दोस्तों? 5 फलक और 9 कोरे होती है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, मान लीजिए कि एक पिन को अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है और पर्दे पर पिन के आकार 3 गुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो फिर प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 6 गुना होने तक पिन और पर्दों को खिसकाया जाता है। यदि पर्दे का विस्थापन 24 सेंटीमीटर है तो वस्तु का विस्थापन डैश होगा। तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा दोस्तों बताइएगा? यह 4/3 सेंटीमीटर का होगा। अगला प्रश्न, मान लीजिए कि एक बिंदु स्रोत एक प्रणाली पर आपतित होता है और यह प्रणाली की मुख्य अक्ष के सापेक्ष प्रकाश का समानांतर किरण पुंज उत्पन्न करता है। तो यह प्रणाली क्या कहलाता है दोस्तों? तो यह प्रणाली या तो अवतल दर्पण या उत्तल लेंस कहलाता है। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अपवर्तन के सिद्धांत पर चश्मा कार्य करता है। अगला प्रश्न, वर्षा के बाद वायुमंडल में जल की निलंबित बिंदुओं से इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष बनने के लिए आवश्यक परिघटनाओं में इनमें से कौन सी परिघटना शामिल है? तो इनमें से अपवर्तन, परिकरण और वन विक्षेपण का संयोजन शामिल है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f के मध्य सही संबंध क्या है? इसे सही संबंध है r/2 = f। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, जब कोई किरण उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो अपवर्तित किरण डैश से होकर गुजरेगी। तो अपवर्तित किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। अगला प्रश्न, एक प्रकाश किरण हवा से 1.45 के अपवर्तांक वाले ऑप्टिकल फाइबर में प्रवेश करती है। यदि ऑप्टिकल फाइबर के सिरे पर प्रकाश की किरण का आपतन कोण 22 डिग्री है तो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर अपवर्तन कोण क्या होगा? तो इसका अपवर्तन कोण 14.99 डिग्री का होगा। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जो गोलीय दर्पण के वक्र पृष्ठ के समान दूरी पर होता है वह क्या कहलाता है? तो वह मुख्य फोकस कहलाता है। ऑप्शन ए। जब एक वस्तु को किसी दूरी पर इस प्रकार रखा जाता है कि वस्तु से प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो और अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब में स्थिति क्या होगी? तो इसकी स्थिति क्या होगी दोस्तों? यह मुख्य फोकस पर होगी। ऑप्शन सी। ब्राजील में 10 सेंटीमीटर आकार का एक स्टैलेक्टाइट पाया गया। यदि इस
स्टाइलेटाइट को किसी अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है और इसका आकार 30 सेंटीमीटर आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण का मुख्य फोकस क्या होगा? तो दर्पण का मुख्य फोकस -15 मीटर का होगा। अगला प्रश्न, स्वच्छ आकाश का नीला रंग वायुमंडल में मौजूद दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में डैश आकार वाले कणों द्वारा प्रकाश के डैश के कारण होता है। तो यह किसके कारण होता है? छोटे और परिकर्ण के कारण होता है। अगला प्रश्न, गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को डैश के रूप में जाना जाता है। इसे मुख्य अक्ष के रूप में जानते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।